जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए 20 अति महत्वपूर्ण हिंदी के प्रश्न लेकर के आया हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को साथ मैंने जो ऑप्शंस मैंने ऐड किए हैं उनके साथ मैंने अतिरिक्त जानकारी भी बताई है। ध्यान से देखिएगा, डिटेल्ड वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, जीने की प्रबल इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। इसमें आपको वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनसे संबंधित प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों, उसे हम जिजीविषा कहते हैं। ये आपके शुद्ध वर्तनी में भी जो है आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि जो शुद्ध वर्तनी शब्द आते हैं उनमें इसी तरह के कठिन शब्द पूछे जाते हैं। तो इसे याद रखिएगा और इनके अर्थ भी याद रखिएगा। जैसे जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की प्रबल इच्छा। यदि किसी के अंदर जीने की प्रबल इच्छा होती है तो उसके लिए जो एक शब्द होता है वो जिजीविषा होता है। दोस्तों, अत्यधिक समय तक जीवित रहने की यदि प्रबल इच्छा है तो वो जिजीविषु होगा। ज़्यादा समय तक जीवित रहने या जीते रहने की जो प्रबल इच्छा होती है उसे हम जिजीविषु कहते हैं। और जो जिगीषु होता है यह किसी पर विजय पाने की जो इच्छा होती है, किसी पर विजय पाने की इच्छा होती है, किसी पर विजय विजय पाने की इच्छा रखने वाला रखने वाला रखने वाला क्या कहलाता है? जिगीष कहलाता है। जिगीष कहलाता है। और जिगीषा होता है किसी को जीतने की चाह। किसी को किसी को जीतने की किसी को जीतने की चाह क्या कहलाती है? जिगीषा कहलाती है। दोस्तों, जीने की प्रबल इच्छा आपकी जिजीविषा है। जिजीविषा क्या कहलाती है? जीने की प्रबल इच्छा। यदि लंबे समय तक कोई जीवित रहना चाहता है, लंबे समय तक जीवित रहने की जो प्रबल इच्छा होती है, या अधिक समय तक अधिक समय तक जीवित रहने की प्रबल इच्छा जिजीविषु होती है। और जो व्यक्ति किसी पर विजय पाने की इच्छा रखता है वह जिगीषु कहलाता है। किसी को जीतने की जो चाह होती है वो जिगीषा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है हिंदी का, शासन कार्यों का संचालन करना वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। दोस्तों, जो आपने हिंदी में पढ़ा होगा, पर्याय शब्दों का जो सूक्ष्मांतर होता है, बहुत बारीक अंतर जो होता है, उससे संबंधित भी प्रश्न आते हैं। आपको ये प्रश्न देखने में जो है, आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुना होगा अपने अनुशासन, प्रशासन या शासन। तो आपको बताना है कि यदि मान लीजिए कि शासन कार्यों का संचालन करना है तो वह किस जो है शब्द के अंतर्गत रखा जाएगा। तो दोस्तों, ये रखा जाएगा प्रशासन के अंतर्गत। शासन कार्यों का संचालन जो है प्रशासन के अंतर्गत आता है। प्रशासन जो है शासन कार्यों का संचालन करता है। जैसे प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में प्रशासनाधिकारी को मनमानी करने की छूट नहीं होनी चाहिए। इसका जो है वाक्य यही बनेगा। अनुशासन का तात्पर्य किससे होता है? तो एक संयमित शासन। घर में भी होता है, स्कूल में होता है, हर जगह आपने देखा होगा कि लोग जो है नागरिक देश के अनुशासित हैं तो वह देश जो है आगे बढ़ेगा। अनुशासन होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। तो इसके लिए यदि हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वो बनता है, विद्यालय के प्रधानाचार्य अपने छात्रों को अनुशासित रखते हैं। तो अनुशासन किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये एक संयमित शासन से है। संयमित शासन, ये कहीं पर भी संयमित शासन लागू किया जा सकता है। और जो शासन होता है दोस्तों, ये आदेश या राज करना होता है। आदेश या राज करना होता है। आदेश या राज करना होता है। एक जो उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूँ, ये उदाहरण बहुत जो है हमारे ब्रिटिश काल से, हमारे जो है जब हम लोग स्वतंत्र थे, जैसे कि ब्रिटिश शासन में भारत का आर्थिक शोषण ही हुआ है। आर्थिक शोषण बहुत हुआ है। ब्रिटिश शासन में हम लोगों पर जो है जो वो लोग शासन करते थे और हम लोगों को हमारे ऊपर हमें प्रताड़ित करते थे, हमारे यहाँ की सारी चीज़ें लूट करके अपने देश को लेकर के गए। तो ये जो है शासन आपका किसी व्यवस्था का है, जो एक तंत्र होता है, सिस्टम होता है, जिसके अंतर्गत जो है देश का शासन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रारब्ध का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? प्रारब्ध का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों, प्रारब्ध का पर्यायवाची शब्द होता है भाग्य। ऑप्शन आपका ए सही होगा, भाग्य। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे मान लीजिए अदृष्ट। अदृष्ट भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। नसीब, नसीब, भाग्य, भाग्य, किस्मत, किस्मत हो गया आपका, तकदीर, और प्रालब्ध। प्रालब्ध,
ये सभी जो है प्रारब्ध या भाग्य की पर्यायवाची शब्द हैं। फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। प्रारब्ध का पर्यायवाची शब्द होता है भाग्य, अदृष्ट, नसीब, भाग्य, किस्मत, तकदीर और प्रारब्ध। भाग्य 2 बार लिख चुका हूँ, लिख दिया हूँ दोस्तों बोल से। और द्युति का अर्थ होता है दोस्तों, द्युति का अर्थ होता है प्रकाश। द्युति का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो प्रकाश होगा, प्रभा होगा, चमक होगा, चमक होगा, दीप्ति होगा, दीप्त होगा और विभा होगा। जीमूत का अर्थ होता है दोस्तों बादल या मेघ। मेघ, इसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, आप लोग इनको जो है किताब से याद कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी टीचर जो ऑनलाइन पढ़ाता है वो आपको सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं करा सकता है और बहुत सारी चीज़ें जो है छूट जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किताबों को नहीं छूते हैं और उसकी वजह से आपका जो है एग्ज़ाम निकलना कठिन हो जाता है और आप जो है फेल हो जाते हैं। इसलिए आपको किताब से भी पढ़ना चाहिए। ये आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता है कि हाँ आपको इस तरह से तैयारी करनी है। ऑनलाइन स्टडी किसी को भी जो है एक अच्छा एक जो विद्यार्थी है वो कभी नहीं बन सकता है। तो आप लोग जो है किताबों से भी पढ़ा करिए। तो प्योधि हो गया, मेघ हो गया, इसके बाद धर हो गया, अभ्र हो गया, नीरद हो गया, पारेधार हो गया, प्योधि हो गया, इसके अतिरिक्त जलद है। कई सारी पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। नवनीत का अर्थ होता है दोस्तों मक्खन, मक्खन, दीधसार, माखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोदो देकर के पढ़ना। दोस्तों कोदो देकर के पढ़ने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो कोदो देकर के पढ़ने का अर्थ होता है दोस्तों सब भेद, सॉरी, ध्यान देकर के ना पढ़ना या अल्प ज्ञान होना, अल्प ज्ञान होना या ध्यान देकर के ना पढ़ना। ऑप्शन दोस्तों आपका डी वाला सही होगा। जैसे इसका क्या अर्थ बनेगा, इसको यदि हम वाक्य में यूज करें तो ऐसा बनेगा कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि वह कोदो दे करके पढ़ा हो। जो ध्यान दे करके ना पढ़ा हो उसके लिए कौन सा मुहावरा होगा कि कोदो दे करके पढ़ना। सब वेद खोल देना। दोस्तों इसके लिए जो है एक अच्छा मुहावरा क्या बनेगा, कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना। मुहावरे का क्या अर्थ होगा, इस मुहावरे का अर्थ होगा सब भेद खोल देना। अच्छा लेखक के लिए होता है दोस्तों कलम का धनी, कलम का धनी, कलम का धनी। मान लीजिए इसके लिए हमें वाक्य बनाना हो तो बहुत आसान है। मुंशी प्रेमचंद वास्तव में कलम के धनी थे, कलम के धनी थे। तो ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। मान लीजिए किसी प्रकार प्राप्त करना, ऑप्शन के लिए जो है हम मुहावरा ढूंढते हैं तो क्या बनेगा, किसी कीमत पर, किसी कीमत पर। मुहावरे का अर्थ क्या होगा, किसी प्रकार प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? दोस्तों शुद्ध वर्तनी शब्द जो है इनमें से सदुपदेश है। शुद्ध वर्तनी शब्द में बहुत सारे नंबर बच्चों के कट जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर मुझे आ रहा है, लेकिन 4 ऑप्शन जो उसमें होंगे वो इतने करीब करीब से होते हैं कि उनमें से चारों में से लगता है कि हाँ यही सही है और वो गलत करके चले जाते हैं। सदुपदेश जो होता है वह शुद्ध शब्द होता है। अनधिकार गलत है आपका, अनधिकार होगा, अनधिकार शब्द सही होगा। उपरोक्त यदि आपको कहीं लिखा मिलता है तो वह गलत होता है। उपरयुक्त होता है, उपरयुक्त होता है, उपरयुक्त होता है। आपका ऊ हो जाएगा, पा खाली हो जाएगा, या पे छोटा मात्रा, आधा का, ऊपर जो है रा की मात्रा और ता, उपरयुक्त। तदोपरांत नहीं होता है दोस्तों, तदुपरांत होता है। तद होगा उसके बाद में प्रांत होगा, तदुपरांत होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अर्धविराम के लिए उपयुक्त चिन्ह कौन सा है? आपको बताना है कि जो सबसे उपयुक्त चिन्ह है अर्धविराम के लिए वह कौन सा है। दोस्तों अर्धविराम के लिए उपयुक्त चिन्ह जो है आपका ऑप्शन बी सही होगा। इसे हम लोग जो है इंग्लिश में सेमी कॉलन भी कहते हैं, सेमी कॉलन, सेमी कॉलन भी कहते हैं। जब आप लोग जो है टाइपिंग वगैरह सीखने जाते होंगे तो शिफ्ट के एल के बगल की जो की होती है वो जो है सेमी कॉलन कहलाती है। टाइपिंग वगैरह सिखाते वक्त जो है टीचर बताते हैं वहाँ पर। तो ये अर्धविराम है आपका। पहला जो है आपने बचपन से सुनते आए हैं, ये कॉमा, कॉमा होता है, लेकिन इसे हिंदी में दोस्तों अल्प विराम कहते हैं, अल्प विराम,
क्योंकि हिंदी विषय का हमें पेपर देना है, हिंदी विषय में क्वेश्चंस आएंगे हिंदी विषय के, तो वहाँ पर अल्प विराम के लिए उपयुक्त चिन्ह कौन सा है या अर्ध विराम के लिए इस तरह से आएंगे, तो इसे याद रखिएगा। दोस्तों ये जो आपका नीचे वाला है सी ऑप्शन, ये होता है दोस्तों आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह होता है, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं। हाइफन कहते हैं। कहीं कहीं आपको जो है ये संबंध चिन्ह भी मिलेगा। संबंध चिन्ह कौन सा है पूछ सकता है, संबंध चिन्ह कौन सा है। नीचे का जो है मान लीजिए ये छोटा सा और गाढ़ा है, तो आपको योजक या संबंध चिन्ह लगाना है, जिसे हम हाइफन कहते हैं। और यदि ये थोड़ा सा लंबा है, पतला है, तो उसे हम जो है डैश कहते हैं, डैश, जिसे निर्देशक कहा जाता है, निर्देशक कहा जाता है। दोस्तों डबल डॉट यदि होता है, डबल डॉट होता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा कि डबल डॉट है, तो इससे जो है कोलन कहते हैं, इंग्लिश में कोलन, कोलन कहते हैं। हिंदी में दोस्तों ये होता है कोलन या कोलन डैश, इसे हम अपूर्ण विराम कहते हैं। अपूर्ण विराम, जो डबल डॉट्स होते हैं जैसे ऊपर नीचे लगे होते हैं, अब अपूर्ण विराम होते हैं, या न्यून विराम जो है विराम होते हैं, विवरण चिन्ह जिन्हें कहा जाता है। तो इस तरह से जो है इसके विषय में पूछ सकता है, न्यून या विवरण चिन्ह कौन सा है, तो ये डबल डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है। शांत रस का अस्थाई भाव दोस्तों निर्वेद होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। दोस्तों अगला है आपका अस्थाई भाव विस्मय। विस्मय किस रस का अस्थाई भाव होता है, तो ये अद्भुत का अस्थाई भाव होता है, अद्भुत रस का अस्थाई भाव होता है। घृणा दोस्तों आपका विभत्स रस का होता है, विभत्स रस का होता है। और शोक आपका करुण रस का अस्थाई भाव होता है, करुण रस का अस्थाई भाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अधिकरण में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है। अधिकरण में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है, तो दोस्तों अधिकरण में जो है आपका अधि उपसर्ग प्रयोग में हुआ है। अधि जो है संस्कृत का उपसर्ग है, यह संस्कृत का उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है। इससे बनने वाले जो है दोस्तों मैं और कई उदाहरण बता देता हूँ, शब्द बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अध्यात्म है, अध्यात्म में जो है अधि उपसर्ग है। ये कन्फ्यूजिंग वाला जो है वर्ड था, इसीलिए मैंने इसको लिख लिया कि आप जो है भूल न जाएं वहाँ पर और कोई गलत ना करके जाएं। अधिकरण में आप जान ही रहे हैं, अधिकार में भी जो है आपका अधि उपसर्ग है। इसके अतिरिक्त जो है अधि, अधिष्ठाता और अधिपाठक, अधिपाठक में भी जो है आपका अधि उपसर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रिपु शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों रिपु शब्द का जो विलोम होता है, रिपु शब्द का विलोम होता है मित्र। रिपु शब्द का विलोम होता है मित्र। ऑप्शन आपका बी सही होगा। विधि का जो विलोम होता है वह निषेध होता है, निषेध, निषेध, ठीक। सापेक्ष का होता है निरापेक्ष, सापेक्ष का निरापेक्ष। और ह्रास का होगा विकास या वृद्धि। दोष एवं गुणों का वर्णन वाक्य के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का प्रयोग होगा। दोस्तों ये शब्द युग्मों का जो अर्थभेद होता है, मान लीजिए ये दो शब्द हैं आलोचना और समीक्षा, ये इतने करीबी हैं कि आपको लगता होगा कि किसी भी बात की समीक्षा करना आलोचना करना ही है, लेकिन उन दोनों में एक सूक्ष्मांतर होता है, थोड़ा सा भेद होता है। इसको लेकर के एग्जाम्स में यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है कि जो दोष एवं गुणों का वर्णन यदि हो रहा है सामान्य तौर पर, तो उसे हम लोग आलोचना के अंतर्गत रखते हैं, आलोचना के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन आपका बी ए वाला सही होगा। समीक्षा क्या होती है, तो दोस्तों समीक्षा होती है कि मान लीजिए कि आप गीता की समीक्षा करने के लिए कहते हैं, तो गीता की समीक्षा यदि की जाती है, उस पर टीका टिप्पणी लिखी जाती है, या जो है किसी तरह का यदि हम कहें, इस सेंटेंस से ही ले लेते हैं कि दोष एवं गुणों की जो है पर जो टीका टिप्पणी लिखी जाती है वह समीक्षा कहलाती है। तो आलोचना के संबंध में वर्णन करना, और इसके संबंध में जो है मान लीजिए कि हम कह दें कि गीता की समीक्षा अनेक विद्वानों द्वारा की जा चुकी है या की जा रही है, तो वह आपका समीक्षा होगा। और यदि आलोचना की बात करते हैं तो गुण दोषों का जो सामान्य वर्णन होता है वो आलोचना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नित्यानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा।
दोस्तों नित्यानंद शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो नित्यानंद का संधि विच्छेद होगा नित्य धन आनंद, नित्य धन आनंद, नित्य धन आनंद आपका जो है नित्यानंद का संधि विच्छेद होगा। यह दोस्तों दीर्घ संधि का शब्द है, दीर्घ संधि का शब्द है, दीर्घ संधि का, दीर्घ संधि का शब्द है। और इसकी परिभाषा क्या होती है, यदि मान लीजिए प्रथम शब्द के अंत में जो है ह्रस्व 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 या दीर्घ आ, ई, उ और री आते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंत में मान लीजिए आ, ई, उ, री, चाहे वो दीर्घ हो या स्वर हो, आ रहा है और द्वितीय स्वर के जो आदि है, शुरुआत है, उसमें जो है सेम वर्ण आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे यहाँ पर जो है आपको आ निकल करके आ रहा है और यहाँ पर भी जो है आपका आ रहा है बड़ा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा, अर्थात आपका जो है दीर्घ स्वर संधि होगी, नित्यानंद होगा। इसी तरह के एक आध दो मैं और बता देता हूँ, जैसे परमार्थ हो गया, ये भी आपका दीर्घ स्वर संधि का जो है शब्द है और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा परम धन अर्थ, परम धन अर्थ। यहाँ से आपका जो है छोटा आ निकल के आया और यहाँ से भी जो है छोटा आ निकल के आया, मिल करके बड़ा आ बन रहे हैं, तो यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगी। कुशासन इसी तरह से है, कुशासन है, तो यहाँ से निकल करके दोस्तों आ रहा है कुश, यहाँ से दूर निकल करके रहा आसन, यहाँ आपको छोटा आ मिल जा रहा है अर्थात ह्रस्व आ मिल जा रहा है, यहाँ दीर्घ आ मिल जा रहा है, वही मिल रहा है तो बन रहा है बड़ा और यहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। मान लीजिए यहाँ पर आपसे पूछ लेता है चरणामृत, तो इसको अगर जो है हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा चरण धन अमृत, चरण धर अमृत बनेगा। तो यहाँ पर आपको ह्रस्व आ मिलेगा, यहाँ से भी ह्रस्व आ मिलेगा और ये मिल करके दीर्घ आ बन जा रहा है और यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि बनेगी। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, नित्यानंद का होगा, नित्य धन आनंद। महाकवि शब्द में कौन सा समास है, महाकवि शब्द में कौन सा समास है, तो ऑप्शन आपका दोस्तों ए वाला सही होगा, कर्मधारय समास। इसकी पहचान क्या होती है, प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद जो है आपका विशेष होगा या संज्ञा होगा, जैसे इसमें आपको जो है दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका संज्ञा है, विशेष है, और महा जो है आपका विशेषण है, उसकी विशेषता बता रहा है। प्रथम पद आपका विशेषण है, द्वितीय पद जो है आपका संज्ञा या विशेष होगा, और तो वहाँ पर जो है कर्मधारय समास होगा। दोस्तों द्वंद्व समास की जो परिभाषा होती है उसमें इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होंगे, तो वहाँ पर जो है आपकी द्वंद्व समास होगा। जैसे कि माता पिता, रात दिन, तो यहाँ पर दोनों पद प्रधान है, तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। दोस्तों बहुब्रीहि समास की परिभाषा होती है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद जो है प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द जो है मिलकर के एक नया जो है अर्थ बनाते हैं। मान लीजिए जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु जो है, इसमें बहुब्रीहि समास में क्या है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होगा और यदि शब्द मिलेगा, दो शब्द मिलकर के एक नया शब्द बनाएंगे तो उनका अर्थ जो है निकल करके दूसरा आएगा। जैसे चक्रधर है, चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु। जो आपका चौथा है ऑप्शन, उसमें है अव्ययी भाव समास। इस समास में पहला पद अव्यय और दूसरा पद जो है संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की प्रधानता रहती है, जैसे यथाशक्ति अर्थात विधि के अनुसार और यथाशीघ्र, जितना हो शीघ्र हो सके। तो ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा, कर्मधारय समास महाकवि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे के छिलके किसकी रचना है। दोस्तों आपको बताना है, यदि रचना से संबंधित क्वेश्चन आता है तो आपको बताना है कि अंडे के छिलके किसकी रचना है, तो यह मोहन राकेश की रचना है। ऑप्शन आपका ए सही होगा, यह एक एकांकी है, एकांकी। नरेश मेहता की जो एकांकियां हैं उनमें से एक है सबसे फेमस, सुबह के घंटे, ये इनकी एकांकी है। दोस्तों धर्मवीर भारती की जो है नदी प्यासी थी एकांकी। भगवती चरण की है चौपाल, सबसे बड़ा आदमी,
सबसे बड़ा आदमी। ये एकांकी भी ये भी जो है एकांकियाँ हैं और ये भगवती चरण वर्मा की हैं। अंडे के छिलके आपका जो है ऑप्शन डी वाला सही होगा। किसकी एकांकी है? मोहन राकेश की। ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल, आपको बताना है कि ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों इसका अर्थ होगा ऑप्शन सी, अनुमोदनार्थ प्रारूप। अनुमोदनार्थ प्रारूप इसका अर्थ होता है ड्राफ्ट फॉर, कोई ड्राफ्ट है अप्रूवल के लिए रखा गया है, अनुमोदन के लिए रखा गया है, तो उसको जो है हिंदी में अनुमोदनार्थ अर्थ प्रारूप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है? दोस्तों अंतःस्थ जो वर्ण होते हैं वह होते हैं या, र, ला और वा। तो इसमें जो है आपको कौन सा नहीं मिल रहा है? तो इसमें जो है आपको हा वाला नहीं है। ऑप्शन ये वाला सही होगा कि हा जो है अंतःस्थ व्यंजन नहीं है। इसके अतिरिक्त या, रा, ला, वा सभी जो है अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द जो है आपका कौन सा है? लांघना है। लांघना जो है आपका तद्भव शब्द है। इसका जो तत्सम शब्द होगा, तत्सम, इसमें होगा लंघन। लंघन शब्द जो है आपका तत्सम शब्द होगा। निम्ब जो है आपका तत्सम शब्द है। इसका जो तद्भव होगा दोस्तों, नीम होगा तद्भव, नीम होगा तद्भव। और नारिकेल जो है आपका तत्सम शब्द है। इसका नारियल तद्भव होगा, तद्भव होगा। ज्ञात गिरह आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द जो होगा वो नैहर होगा, नैहर होगा। हिंदी में कितने कारक होते हैं? दोस्तों हिंदी में आपके 8 कारक होते हैं। आपने पढ़ा होगा बचपन में ही पढ़ा होगा। जो कारक है, कारण है कर्ता, इसका जो चिन्ह होगा ने, कर्ता ने कर्म, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग 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 होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। और संबंध आपका जो कि षष्टिक विभक्ति का कारण है, तो इसमें क्या होगा? संबंध का की रे। और उसके बाद में सप्तमी विभक्ति का जो होगा दोस्तों वो आपका होता है अधिकरण। अधिकरण में पर संबोधन जो होगा दोस्तों आपका हे, अरे, भो। तो याद रखिएगा जैसा कि आप लोग दे रहे हैं, पहले विभक्ति का जो है कारण वो कर्ता है, इसके चिन्ह ने है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संविधान का की के, और अधिकरण में पर संबोधन हे, भो, अरे। ऐसे ही दे करके आपसे पूछ सकता है कि बताइए कर्ता कारण का जो है चिन्ह क्या होगा। तो आपको ने लगाना है। कर्ता प्रथम विभक्ति का कारण है और चिन्ह इसका ने होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो 8 होते हैं। 18वां प्रश्न है शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो दोस्तों शुद्ध वाक्य इसमें से रीपा, रूपा, विदुषी है। विदुषी महिलाओं के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वर्ड है, तो विदुषी होता है। पुरुषों पुल्लिंग इसका बनेगा विद्वान, और स्त्रीलिंग जो है होता है आपका विदुषी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर दोस्तों संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। मैं लिख दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, समय बहुत हो रहा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ये 5 संख्याएं अर्थ के आधार पर होती हैं। 20वां प्रश्न है आपका, लड़के ने अपना दोष मान लिया है। लड़के ने अपना दोष मान लिया है और लड़के ने माना कि दोष उसका है। उपर्युक्त वाक्यों में मित्र वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल, जिसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। दूसरा मिश्र वाक्य,
तीसरा संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य के बारे में पूछ रहा है, तो मिश्र वाक्य की पहचान होती है कि वह वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो। ठीक है, पहला तो ये साधारण वाक्य हो गया। अब आपको पता लग गया होगा कि दूसरा ही ऑप्शन सही होगा। साधारण वाक्य आपको पता लग गया कि लड़के ने दोष माना है, और उसके अधीन एक उपवाक्य हो कि दोष उसका है। इसको भी आप समझ गए, ये उपवाक्य है, दोष उसका है। और जो आपस में किसी जो है योजक से जुड़ा हो, ठीक, उसे हम लोग जो है मिश्र वाक्य कहते हैं। चाहे वो की हो, जैसे यहाँ पर की है। इसके अतिरिक्त क्योंकि भी हो सकता है, क्योंकि भी हो सकता है, जैसा तैसा भी हो सकता है, जैसा तैसा भी हो सकता है। इसी तरह से जब, कब, जहाँ तहाँ, जहाँ वहाँ, यद्यपि, यदि, अगर, मगर, तथापि, ये जो है चीज़ें आपकी किससे जुड़ती हैं, आपके मिश्र वाक्य में आती हैं। ठीक है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपका बनता है। तो ऑप्शन जो है आपका बी वाला सही होगा कि लड़के ने माना कि दोष उसका है। तो मिश्र वाक्य यहाँ से आपका की से बन रहा है, इसको जोड़ रहा है। एक साधारण वाक्य है और एक उपवाक्य है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला सही होगा। ऑप्शन बी की जो है उपयुक्त वाक्यों में मिश्र वाक्य आपका बी वाला सही होगा। दोस्तों, ये थे आज जो है हिंदी के 20 प्रश्न। इसी तरह के मैं और प्रश्न लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।